हेलो दोस्तों, सोड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जीव के बारे में जानते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी के बारे में जानते हैं। स्वपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा ये सब क्या हुआ? स्वपोषी हुआ। परपोषी किसको कहते हैं? वैसा जीव जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी पेड़ पौधा या जीव जंतु पर आश्रित रहता है उसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परपोषी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। सहजीविता, सहभागिता, परजीविता और मृतोपजीविता। ठीक, अब समझते हैं सहजीविता किसको कहते हैं। इसमें हम दो गो प्लस बनाए हैं। दो गो प्लस करने का मतलब है इसमें दोनों को लाभ होता है। सहजीविता वैसा जीव जिसमें दोनों को लाभ हो उसको क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। जैसे कि भैंस है, गाय है, इस सब के कान में क्या हो जाता है? खैठी बैठ जाता है, जिसको हम लोग गुज्जी बोलते हैं। तो क्या कौवा सब आकर के क्या करता है? उसके कान से अपना चोंच घुसा करके उसके गुज्जू को साफ करके खा जाता है। गुज्जू में प्रोटीन रहता है। तो उससे क्या हुआ? कौवा का पेट भी भर गया और भैंस का भी कान साफ हो गया। फिर क्या करते हैं? जब भैंस के शरीर पर जो चमकन रहता है या ढील रहता है उसको क्या करते हैं? बगुला कौवा बीच बीच करके खा जाते हैं। इससे क्या हुआ? कौवा और बगुला का भी पेट बढ़ गया, पेट भर गया, लेकिन भैंस का भी शरीर साफ हो गया। इसमें दोनों को फायदा हुआ। अब चलते हैं सहभोगिता में। सहभोगिता कहते हैं इसमें एक को लाभ हुआ और दूसरा को न तो लाभ हुआ और न हानि हुआ। अब ये कैसे हुआ सो समझते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर एक छोटा सा गाछ पैदा हो गया। वो गाछ क्या करता है? अपना खुद भोजन बनाता और उसको कुछ नहीं कहता। इससे क्या हुआ? उस पेड़ को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, वो पेड़ भी मतलब जीवन यापन अपना कर रहा है। उसके बाद हम लोग जब बच्चे थे तो क्या करते थे? दादा दादी कंधा पर बैठा करके मेला ले जाते थे घूमने के लिए। तो मेला ले गए, इसमें तो मेरा फायदा हुआ लेकिन उसका तो कुछ फायदा नहीं हुआ। इसीलिए एक का फायदा हुआ और दूसरा का क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसके बाद आते हैं परजीविता में। परजीविता क्या होता है? वैसा जीव जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरा को हानि होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि मच्छर क्या करता है? उधर से भिनभिना के आकर के और खून चूस करके उड़ जाता है। उड़ने के बाद क्या होता है? मच्छर को तो लाभ हो गया लेकिन हम लोग को क्या हुआ? हानि हुआ। फिर इसके बाद हम लोग के कपार में होता है क्या? जू। वो क्या करता है कि मेरे ही कपार में रह करके बड़ा हो रहा है और हम ही को हानि पहुंचा रहा है। ये हो गया परजीविता। एक को लाभ हो रहा है और एक को हानि हो रहा है। फिर इसके बाद चलते हैं मृत जीविता किसको कहते हैं? वैसा जीव जो पर्यावरण में मरे हुए जीव को खाता है उसको क्या कहते हैं? मृत जीविता कहते हैं। जैसे चील, बाज, कौवा, ये सब क्या है? मृत जीविता है। और एक चीज है, इसमें एक को लाभ होता है और दूसरा डॉट दे करके छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिए हैं कि दूसरा तो मर गया है, उसको कैसे लाभ या हानि का तो कोई अंदाज ही नहीं। इसीलिए मृत जीविता का होना पर्यावरण में जरूरी है, नहीं तो पर्यावरण का स्तर बढ़ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे कि हम इस रूम में रह रहे हैं, महीना लगा तो हम क्या करते हैं? पैसा देते हैं। इससे उसका भी काम चल गया, रूम ओनर का भी काम चल गया, वो भी अपने ज़रूरी का काम कर लिया और हमको भी लाभ हो गया कि हम रूम में मतलब रह रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें सहभोगिता का, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि दादाजी क्या करते हैं? कंधे पर बैठा करके बच्चे को ले जाते हैं मेला देखने। इससे बच्चा का फायदा है लेकिन दादाजी को ना घाटा है ना फायदा है। फिर इसके बाद आता है परजीविता में। परजीविता का अगर एग्जाम्पल दे तो जैसे हम इस रूम में रह रहे हैं और महीना लगा अगर हम पैसा नहीं दे, इसमें मेरा तो फायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं रूम ओनर का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है।
ये हो गया परजीविता। और मृतोपजीविता को अगर समझे तो इस रूम में तो हम रह रहे हैं, और रूम में रहने के बाद क्या होता है कि जैसे कोई मेरा गेस्ट आ गया, 2-4-5 आदमी, और 2-4 दिन रह गया, तो 2-4 दिन तो रहा, ये तो नहीं जाएगा रूम ओनर को पैसा देने के लिए। पैसा तो महीना में हम देते थे, देंगे, तो इससे क्या हुआ ना, उसको कोई इससे मतलब नहीं, कौन आया कौन गया नहीं है, या हम तो देते, हमको तो लाभ ही हुआ कि अगर कोई मेरा गेस्ट आया तो 2-4 दिन रुका, तो उसको कहाँ रुकता हो। तो समझ गए इसको एग्जाम्पल से। अब इसके बाद चलते हैं ऊर्जा के मुख्य स्रोत और खाद्य श्रृंखला को समझते हैं। सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक किसको कहते हैं? उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधा आता है जो स्वयं अपना भोजन तैयार करता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। इसके बाद आता है खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में इसको 3 भाग में, मतलब प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आता है शाकाहारी। अब समझते हैं शाकाहारी क्या है। शाकाहारी वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा पर आश्रित रहता है, उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। अगर शाकाहारी को 8 दिन तक भी भूखे छोड़ देंगे तो ये कभी भी मांस मछली नहीं खा सकता, ये प्योर शाकाहारी होता है। जैसे गाय भैंस बकरी, ये सब क्या है? शाकाहारी है। ये भोजन सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी ही खाएगा, मांसाहारी को नहीं खा सकता है। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में, ये देखते हैं, ये हुआ सर्वाहारी। अब सर्वाहारी क्या किसको कहते हैं? अब वो चीज़ समझते हैं। सर्वाहारी वैसा जीव जो पेड़ पौधा या शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, ये सब क्या है? भात रोटी खाने के साथ साथ भी क्या करता है? चिकन खा लेता है, बकरी को मार के खा लेता है। और ये बकरी को पेट भरने के लिए नहीं खाता है, सिर्फ जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाता है। समझ गए? दूसरी उपभोक्ता। अब चलते हैं तीसरी उपभोक्ता में। तीसरी उपभोक्ता में आता है मांसाहारी। मांसाहारी किसको कहते हैं? वैसा जीव जो सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाता है, उसको क्या कहते हैं? मांसाहारी। इसको अगर 8 दिन के लिए भी भूखा रख दिया जाए ना, तो ये कभी भी भात रोटी घास ये सब नहीं खाएगा। खाएगा तो केवल और केवल मांस ही खाएगा। जैसे शेर, बाघ। समझ गए इसको? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। इसके बाद चलते हैं अपघटक किसको कहते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि अपघटक है क्या। अपघटक वैसा चीज़ है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर अपघटक पर्यावरण में नहीं रहे तो क्या होगा? अगर कोई जीव जंतु मरता है, अगर अपघटक नहीं रहेगा तो वो पर्यावरण एकदम पूरा दूषित हो जाएगा। ये अपघटक क्या करता है? मरे हुए जीव को खा करके पर्यावरण को स्वच्छ करता है। इसमें आता है चील, बाज, गीद, ये सब आता है किसमें? अपघटक में। अब हम लोग समझते हैं खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत स्थलाकृति को समझते हैं। समझ गए? पिरामिड को समझते हैं। स्थल पर बना हुआ पिरामिड जीव से कैसे बनता है। अब हम लोग समझते हैं कि उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। अभी आप इस चार्ट में देख रहे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा लंबा किसका दिख रहा होगा? उत्पाद का। ये कहाँ पर का? स्थल पर। आप लोग देखे होंगे जमीन पर, स्थल पर पेड़ पौधा, हरी घास भूसा, इस सब का क्या है? ज़्यादा संख्या है, इसीलिए इसको ज़्यादा दिखाया गया। फिर इसके बाद आता उपभोक्ता। ये उत्पादक से उपभोक्ता का संख्या क्या है? कम है। जैसे जितना इस धरती पर पेड़ पौधा है उससे थोड़ा कम क्या है? मानव है, हिरन है, ये सब की संख्या क्या है? थोड़ा कम है पेड़ पौधा के मुताबिक। फिर इसके बाद आता है अपघटक। अपघटक का भी होना क्या है? जरूरी है। क्यों? अपघटक कहता है तुम दोनों को हम पचाने का क्षमता रखते हैं। अब एक बात बताते हैं, अगर इसमें किसी एक का भी संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या मानव जीवन के लिए या कि इस पृथ्वी के लिए खतरा हो सकता है कि नहीं?
अगर उत्पाद बढ़ जाए तो भी खतरा है, जंगल ही जंगल मिलेगा। अगर उपभोक्ता बढ़ जाए तो भी खतरा है। आप आजकल देख रहे हैं मानव का संख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण मानव क्या करता है, जंगल झाड़ी सबको काट करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है। इससे क्या हमारा पर्यावरण पर खतरा आ रहा है। अगर इसके बाद शेर ही बढ़ जाए तो क्या करेगा, जितना जीव जंतु है सबको खत्म कर देगा। मानव तानव सबको, हरिन उरिन सबको खा करके क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब अगर इसी का संख्या बढ़ जाए तो दोनों को खत्म कर देगा। तो समझ गए स्थल पर। और क्वेश्चन पूछेगा कि स्थल पर पिरामिड कैसा बनता है या स्थलाकृति कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। और इसके बाद सागर और मरुस्थल, सागर और मरुस्थल में कैसा बनता है, तो मरुस्थल में आप लोग देखे होंगे कि उत्पाद का मतलब होता है कि वहाँ पर जंगल झाड़ी हरा भरा बहुत कम देखने को मिलता है मरुस्थल में। इसीलिए तो उसको मरुस्थल कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधा इस सब का कमी होता है। फिर इसके बाद इससे थोड़ा रहता है उपभोक्ता में, मतलब मरुस्थल है, कुछ उगता ही नहीं है, गर्मी ज़्यादा होता है, तो मानव वहाँ कैसे अधिक संख्या में सर्वाइव कर पाएगा, उतना नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। फिर इसके बाद अपघटक मानव या पेड़ पौधा मरुस्थल में देखने को मिले या न मिले, चील बाज गिर की संख्या तो ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो अब इसको हम समझ गए हैं। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि मरुस्थल पर कैसा पिरामिड बनता है, तो उल्टा पिरामिड बनता है। मरुस्थल पर कैसा पिरामिड बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। और स्थल पर कैसा बनता है, सीधा। और सागर में कैसा पिरामिड बनता है, तो उल्टा। सागर और मरुस्थल में उल्टा पिरामिड बनता है और स्थल पर सीधा पिरामिड बनता है। समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा लिंडमान के नियम पर चलते हैं। लिंडमान का क्या नियम है, जैसे ये क्या है, सूर्य है। क्या है ये, सूर्य है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। और सूर्य से प्रकाश सूर्य में मान के चलते हैं 1 लाख एनर्जी है। कहीं 10,000 10,000 लाख, कितना है, 1 लाख एनर्जी है। तो लिंडेमान का नियम कहता है कि अगर ये सूर्य है, इससे अगर कोई वस्तु मतलब उत्पाद ले रहा है एनर्जी को, तो इसके तुलना में इसको 10% कम मिलेगा। तो 10% कम मिलेगा। 1 लाख का 10% कितना हुआ, तो 10,000 हुआ। 1 लाख इसको कितना मिला, कहीं 10,000 10,000, इसको कितना मिला, तो 10,000 एनर्जी मिला। इसके बाद क्या किया, इससे प्रथम उपभोक्ता लिया एनर्जी, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता तो शाकाहारी होता है, तो ये पेड़ पौधा कोई खाएगा, तो इससे एनर्जी इसको मिलेगा। इससे एनर्जी मिलेगा तो 10,000 का 10% इसको आ जाएगा कितना, 1,000 आ जाएगा इसको एनर्जी। फिर इससे ये जो सर्वाहारी है, ये इसको खाता है ना, मानव इसको खाएगा, इसको या कि कुत्ता इसको खाएगा, या तो इसका 10% इसको आता है। तो 1,000 का 10% 100 हुआ। फिर मांसाहारी क्या करता है, मांसाहारी मांस को खाता है, और मांस खाने वाले क्या करता है, इसका भी 10% इसको जाएगा, इसका हो जाएगा 10। और अपघटक जो है, इस 10 का 10% 1% जाएगा ऊर्जा उसके पास। फिर ये तो ऊर्जा के बारे में बताया। और विष के बारे में बताया कि विष इसका सीधा अपोजिट चलता है। जैसे मान के चलिए कि कोई बकरी या गाय या भैंस ऊर्जा थी, जहर खा लिया है। अगर जहर खा लिया है, अगर इसको शेर चील ये सब खाता है, इसका सीधा अपोजिट इसमें विष फैलेगा। तो आशा करते हैं इसको हम अच्छा से समझाए होंगे। जय हिंद।